हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आई एम ताबिंदा एतजाज। पिछले लेक्चर में वी डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे हर लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आपको मेरे लेक्चर की समझ आती है या नहीं आती, या अगर कोई पॉइंट्स में आप और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो अपनी राय से मुझे जरूर आगाह किया करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज what is the difference between hardware and software? It's very important and very simple question. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फर्क होता है? सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जबकि हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता है। फिजिकल पार्ट्स का मतलब ऐसे पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर एटसेट्रा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक रिलेशनशिप होता है। हार्डवेयर को हम सॉफ्टवेयर यानी इंस्ट्रक्शंस के बगैर उससे काम नहीं ले सकते, और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है। सो अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट अ हार्डवेयर एंड हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं विच कैन नॉट बी टच्ड एंड हार्डवेयर कैन बी टच्ड। सॉफ्टवेयर्स में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसे हम डीबगिंग के प्रोसेस से रिमूव करते हैं। डीबगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर्स के एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है और उन्हें रिमूव किया जाता है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर्स की डीबगिंग होती है, जबकि अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे हम रिपेयर करवाते हैं। अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो हम उसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हार्डवेयर खराब हो जाए तो फिर हमें उसे रिप्लेस करना होता है, यानी मार्केट से नया लाकर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर ओन वर्ड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया। इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी कहा जाता है। A set of programs that manages all computer components and their operations is called operating system. Operating system की examples है Windows, DOS, Linux, Unix. शॉर्ट क्वेश्चंस में जब आपसे कहा जाता है कि किसी टर्म को डिफाइन करें तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है। इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उसे रिट्रीव करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और डेटा पर डिफरेंट मैनिपुलेशंस यानी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एब्रीविएशन है आईटी। आईटी वर्कर्स हेल्प करते हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कंप्यूटर्स लोगों के लिए प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर आईटी प्रोफेशनल्स या आईटी वर्कर्स उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन एसडीएलसी से है। एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस हैं, उनमें से एक फेज है इम्प्लीमेंटेशन का। तो पहले हम एसडीएलसी के फेजेस देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसडीएलसी? डिफाइन इट्स स्टेप्स प्रॉपरली। देखिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप क्यों किया जाता है? किसी यूजर या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल काम हो रहा है, मिसाल के तौर पे कोई अकाउंट्स का काम है और वो मैनुअल हो रहा है, रजिस्टर्स पर किया जा रहा है, लेकिन अब वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इस मैनुअल वर्क की बजाय हमें कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए। अब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करती है, उसे बुलाते हैं कि भाई हमें इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिन्हें रिमूव करने के लिए हमें एक न्यू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम चाहिए। उस न्यू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का नाम है सॉफ्टवेयर या सिस्टम, जिसके लिए एसडीएलसी का पूरा साइकिल चलाया जाता है।
अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेक करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेक करना और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, इस प्रोसेस या इस फेज का नाम है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इस फेज के बाद एनालिसिस का फेज आता है। अब एनालिसिस के फेज में क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से, ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनसे इन डिटेल उनकी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करेंगे कि वो एग्जैक्टली किस टाइप का सिस्टम चाहते हैं, किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहते हैं, उसकी स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, उस पर कौन कौन से डाटा को इनपुट किया जाना चाहिए, किस टाइप की प्रोसेसिंग होगी और किस टाइप की आउटपुट्स को वो सॉफ्टवेयर शो करवाएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है एनालिसिस के फेज पे, और उसके बाद इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पर एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितने लोग इस पर हायर किए जाएंगे जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। इस तरह के तमाम फैक्टर्स को डीपली एनालाइज किया जाता है और ये सारा काम डेटा एनालिस्ट करते हैं। एनालिसिस के फेज के एंड पर जो समरी तैयार होगी वो अगले फेज में सेंड कर दी जाएगी। अब उस समरी के बेस पर डिजाइन वाले लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे। डिजाइन दो तरह का होता है, लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन में डेटा गैदरिंग को रिव्यू किया जाता है। सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल डिजाइन है वो फिजिकल डिजाइन में तैयार किया जाता है और वो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है। नेक्स्ट फेज है कोडिंग फेज। अब उनका क्या काम है, डिजाइन फेज में से जो समरी आई थी, जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन तैयार होकर आया था, उस डिजाइन पर वो कोडिंग करते हैं। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर उस डिजाइन को वो कोड कर देते हैं। कोडिंग के फेज में एक्चुअली सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जाता है। अब सॉफ्टवेयर के तैयार हो जाने के बाद उसको टेस्टिंग फेज के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग फेज में उस न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो सिस्टम तैयार हुआ है क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की हमने स्टार्ट में बात की, क्या जो रिक्वायरमेंट्स उसने कही थी उनको फुलफिल कर रहा है ये जो नया सिस्टम कोडिंग वालों ने डिजाइन किया है। अगर कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ कमी है तो फिर टेस्टिंग वाले दोबारा उसको कोडिंग फेज के पास भेजते हैं। कोडिंग वाले उसे रिव्यू करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं टेस्टिंग के दौरान तो उन्हें कोडिंग वाले रिमूव कर देते हैं, दोबारा टेस्टिंग वालों के पास भेजा जाता है। फिर टेस्टिंग के फेज में अप्रूव हो जाने के बाद, सक्सेसफुल हो जाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज में एंटर हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है उसको कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि लोग उसे इस्तेमाल करें। टेस्टिंग के फेज में एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। एक टेस्टिंग जिसमें हर कंपोनेंट को अलग अलग टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, और दूसरी टाइप की टेस्टिंग होती है एज अ होल, यानी तमाम कंपोनेंट्स को इकट्ठी टेस्टिंग करवाना, उन कंपोनेंट्स की कोलैबोरेशन को चेक करने के लिए कि तमाम कंपोनेंट्स एज अ होल प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। फ्यूचर में अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उस सॉफ्टवेयर में कंपोनेंट्स का एडिशन किया जाता है। इस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखा जाता है और इस फेज को कहते हैं सिस्टम मेंटेनेंस फेज। इन दो एरोस पर आप गौर करें, ये नॉर्मल फ्लो है, ऊपर से नीचे की तरफ डिफरेंट फेजेस में सॉफ्टवेयर मूव करता है। लेकिन अगर किसी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिव्यू के लिए पिछले वाले स्टेप पर उसे भेज दिया जाता है। इसी तरह अगर इन्हें लगे कि इससे भी पिछले फेज में कोई कमी रह गई है तो फिर सॉफ्टवेयर को इस फेज में दोबारा एंटर कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व करने के बाद उसी तरतीब के साथ सॉफ्टवेयर अगले स्टेप्स में मूव करेगा। ये था SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई होप SDLC से रिलेटेड आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई भी MCQ आ जाए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। इन दिस फेज द न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द पर्पस ऑफ डेटा गैदरिंग। ये क्वेश्चन भी SDLC से रिलेटेड है। डेटा को हम क्यों कलेक्ट करते हैं? यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछने के लिए, ताकि जो सिस्टम डेवलप किया जाए, जो सॉफ्टवेयर बनाया जाए, वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक हो।
एक और क्वेश्चन देखते हैं जो SDLC से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनलिस्ट एनी 4 डेटा गैदरिंग टेक्निक्स। ऐसे यूजर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं उन्हें कहते हैं डेटा गैदरिंग टेक्निक्स, और वो है रिटन डॉक्यूमेंट्स। इसमें उन यूजर से कहा जाता है कि आप अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स पर लिखकर हमें दे दें। नेक्स्ट टेक्निक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग टेक्निक तब यूज होती है जब डेटा को बहुत सारे लोगों से कलेक्ट किया जाना हो। नेक्स्ट टेक्निक है क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स में पेपर के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस लिख दिए जाते हैं और यूजर्स को वो क्वेश्चनियर देकर, सवालनामा देकर उनसे आंसर्स ले लिए जाते हैं और उन आंसर्स की बेस पर यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है इंटरव्यूज की। पेपर पर लिखवा कर डेटा को गैदर करने के बजाय लोगों के इंटरव्यूज कर लिए जाते हैं। उनके इंटरव्यू सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें उनसे क्वेश्चंस पूछकर डेटा एनालिस्ट यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। Another important question is what is logical design of the system? We already have discussed what is logical design of system. Next question is define system maintenance phase. ये भी हम डिस्कस कर चुके कि मेंटेनेंस फेज में सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखा जाता है। डिस्क्राइब कोडिंग फेज ऑफ SDLC। इसकी डिटेल्स भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। वाई इंटरव्यूज आर कंडक्टेड। इंटरव्यूज को क्यों कंडक्ट किया जाता है? इंटरव्यूज इज अ प्राइमरी टेक्निक फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज यूज टू गैदर और कलेक्ट यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट अ सिस्टम बिफोर यूज। ऑब्वियसली सिस्टम को इस्तेमाल करने से पहले उसको टेस्ट किया जाना जरूरी है ताकि अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हो सका तो उसे रिव्यू में भेजा जा सके, सॉफ्टवेयर की इस कमी को दूर किया जा सके, इसलिए टेस्टिंग की जाती है। अब देखते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज से रेलिवेंट जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने से पहले हम बेसिक यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट 4 बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। 1 बिट डेटा स्टोरेज का मतलब है कि मेमोरी के अंदर 1 बिट मेमोरी के अंदर आप या तो 0 स्टोर करवा सकते हैं या 1 स्टोर करवा सकते हैं, यानी सिर्फ एक डिजिट स्टोर करवा सकते हैं। बिट के बाद आता है बाइट। 8 नंबर ऑफ बिट्स की कलेक्शन को हम कहते हैं 1 बाइट। 1 बाइट के बाद 1 किलोबाइट है and 1 kilobyte is equal to 2 raised to power 10 bytes. Then comes 1 megabyte. 1 megabyte is equal to 2 raised to power 20 bytes. 1 gigabyte is equal to 2 raised to power 30 bytes. And 1 terabyte is equal to 2 raised to power 40 bytes. इस पिक्चर में जो बाकी डिटेल्स मेंशन है वो आप रीड कर लीजिएगा। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने बाकी डिटेल्स को चेक करना हो तो आप मेरा वो लेक्चर सुन सकते हैं। अब हम डेटा स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्ट 145 MB ऑफ मेमोरी इन बाइट्स। अभी हमने पिक्चर में देखा कि 1 MB इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स। इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू है 2 रेज टू पावर 20। सो m को हम रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू के साथ। तो अगर 1 MB में 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स हैं तो फिर 145 MB में 145 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स होंगी। सिंपली क्या किया, m को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू के साथ 2 रेज टू पावर 20। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए किलो बाइट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना तो उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1k इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10 बाइट्स। गीगाबाइट्स में 2 रेज टू पावर 30 बाइट्स और टेराबाइट में 2 रेज टू पावर 40 बाइट्स होती है। नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई 220 MB ऑफ मेमोरी इनटू बाइट्स। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एज वी नो 1 MB इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स। सो 220 MBs will be equal to 220 multiplied by 2 raised to power 20 bytes. Define bit and byte. Bit is the smallest unit of data storage and byte is a combination or group of 8 bits. Next question is convert 128 bits into bytes. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जब हमने बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स हैं, इसलिए हमने नंबर ऑफ बिट्स को डिवाइड करना है 8 पर। 1 byte is equal to 8 bits. 128 bits will be equal to 128 divided by 8 bytes. So 128 bits are equal to 16 bytes.
अब हम बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई वी नीड ट्रेनिंग ऑफ न्यू यूजर्स फॉर न्यू सॉफ्टवेयर। ये भी एसडीएलसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नए सिस्टम पर काम करने के लिए यूजर्स की ट्रेनिंग क्यों की जाती है? डेफिनेटली नए सिस्टम की नो हाउ देने के लिए, नए सिस्टम को सिखाने के लिए यूजर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि उन्हें नए सिस्टम को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम्स ना हो। Next very important question is what is computer or define a computer. Computer obviously is a combination of hardware and software. It's an electronic machine that accepts data, processes it and converts it into meaningful information. Next question is what is the use of utility program? Utility programs are examples of system softwares. They helps to manage, maintain and control computer resources. कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने में हेल्प करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर्स, डिस्क टूल्स एटसेट्रा। डिफाइन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर दो टाइप्स हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जिन्हें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर या पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह। व्हाट इज सिस्टम? लिस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। Set of integrated devices that input, output, process and store data or information उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम और कंप्यूटर एक ही चीज है। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स या सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होंगे? इनपुट यूनिट which is a set of input devices to take input from users. Output unit to represent the output. Processing unit for example central processing unit और storage unit. ये चार प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के या सिस्टम के। कंपेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर whereas application software is a specific purpose software. System software is used to manage hardware जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड होता है, मतलब यूजर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इन एग्जीक्यूशन रहता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब इनकी जरूरत हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट कम होती है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर मैंडेटरी फॉर कंप्यूटर्स जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऑप्शनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। Idea that people are connected by easy travel, mass media and electronic communications and have become a single community. Internet is the best example of global village. विलेज कहते हैं एक स्मॉल कम्युनिटी को जहां पर लोग एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट ने विलेज के कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर दिया है, इसे ग्लोबल यानी पूरी दुनिया पर एक्सपेंड कर दिया है। पूरी दुनिया के लोगों को इंटरनेट के जरिए, कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया है। दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ पर्सन दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए पर्सन के साथ विद इन सेकेंड्स कम्युनिकेट कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्लोबल विलेज। व्हाई डज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नीड ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अपने आप रन नहीं कर सकते, इन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है, इन्हें एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जिसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं और वो एनवायरनमेंट कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द सपोर्टिंग एनवायरनमेंट्स एग्जांपल्स आर विंडोज, डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, OS X, etc. Difference between data and information. Very important and very simple question. Data is a collection of raw facts and figures. For example, characters, numbers, symbols, etc. Data पर
यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जब कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है, जब कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो इसके रिजल्ट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन कहते हैं मीनिंगफुल डेटा को। इसे सिंपली यूं कहा जा सकता है कि डेटा इनपुट है जिस पर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड्स, परसेंटेजेस एटसेट्रा। ये थे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, और अगर आपको समझ आ गई है तब भी अपना पॉजिटिव फीडबैक देना मत भूलिएगा। Thank you for watching. For more such informative videos, subscribe to my channel.